साथियों नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूं और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ में मेहमान के तौर पर मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, हेवलवाणी के स्टूडियो में अनुपम भंडारी जी, या यूं कह सकती हूं प्रोफेसर अनुपम भंडारी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले आपका अनुपम जी। धन्यवाद। जी, तो सबसे पहले साथियों हम आपको थोड़ा सा एक परिचय अनुपम जी का दे दें। अभी हाल ही में आप जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, उसने जो एक दुनिया भर में 2% वैज्ञानिकों की जो सूची जारी की है, उसमें अनुपम जी का नाम आया है। तो अनुपम जी, सबसे पहले तो आप अपनी खुशी जाहिर कीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। क्या कभी सोचा था कि इस तरह से आप एक मतलब दुनिया के टॉप साइंटिस्ट में आपका नाम आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। एक्चुअली जिस दिन ये लिस्ट रिलीज़ हुआ था, उसके 1-2 दिन बाद भी मेरे को पता नहीं चला। तो कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि इनका नाम इसमें है। हाँ। तो एक बार मैंने कहा चलो सर्च कर लेते, तो मेरा फ्रेंड ने कहा कि सर्च करो। तो मैं सर्च करने लगा तो उतना मैं सीरियसली उसको सर्च कर नहीं रहा था। लेकिन फिर भी उसने कहा कि आप एक बार सर्च करिए। तो फिर देखा मैंने कि हाँ, मेरा नाम उसमें है। तो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे मेरा नाम इसमें आया। हाँ। तो फिर कई दिनों बाद मुझे पता चला कि हाँ, कि जो है कि आपका जो एरिया है, आपके जो साइटेशंस हैं और जो आपका रिसर्च फील्ड है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लोगों ने उसको साइट किया है, तो इस जी, वजह जी। से मेरा नाम तो उसमें था। मेनली ये होता है कि हम जब भी किसी टॉप सूची में आते हैं, हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें होती हैं कि आपको कोई कहीं अप्लाई करना होता है, कोई आवेदन पत्र भरना होता है, फॉर्म भरना होता है और तब जाके आप कहीं न कहीं, हुँ, कहीं फाइनलिस्ट होते हैं। हुँ, हुँ। तो क्या आपका इस तरह से कुछ था कि जिस वजह से आपको पता नहीं चला या आपने कोई आवेदन ऐसा कुछ नहीं किया था? एक्चुअली क्या है कि ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये खुद इनके पास अपना डेटाबेस है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। जी। सब डिजिटल मीडिया के युग में है, सारी चीज़ें डिजिटल हैं। ऐसे ही रिसर्च वर्क भी सब डिजिटली अवेलेबल है। जी। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन रिसर्चर क्या काम कर रहा है, हुँ। क्या उसका पब्लिकेशन है, क्या उसका इम्पैक्ट है। हुँ। तो ऐसे ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना डेटाबेस बना रखा है हुँ। और उसके बेसिस पे वो हर साल जो भी ईयरली लोगों के पब्लिकेशंस होते हैं और उनके साइटेशंस होते हैं, हुँ। उसके बेसिस पे वो उन पब्लिकेशंस के रिकॉर्ड को देख के ये लिस्ट रिलीज करता है। तो उसमें इंडिया से भी बहुत जगह के लोगों के नेम हैं। जी। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी हमारे पेट्रोलियम में से भी मैथमेटिक्स में केवल मेरा नाम है। जी, जी, जी। तो सबसे पहले तो पूरे हेवलवाणी परिवार की ओर से आपको पुनः बधाई। धन्यवाद। और अब हम परिचय की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अनुपम जी जो कि दुनिया के टॉप साइंटिस्ट में आपका नाम है और आप आज हमारे स्टूडियो में कैसे? तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अनुपम जी बिल्कुल हेवलवाणी से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं और जब आपकी पढ़ाई चल रही थी तब से आप हेवलवाणी में आपका आना-जाना था और सभी से मिलना-जुलना था। इसके साथ ही आप क्योंकि लोकल हैं, यानी कि नज़दीक ही खाड़ी रामपुर के आप रहने वाले हैं और उससे भी बड़ी बात ये कि स्वर्गीय कुंवर प्रसून जी जो कि एक बहुत ही मजबूत पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं, स्तंभ हम उन्हें कह सकते हैं, तो उनके सुपुत्र आप हैं। तो अनुपम जी, सबसे पहले हम पूरे हेवलवाणी परिवार की ओर से आपको बधाई भी देंगे और साथ ही स्वागत भी आपका आज के इस स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में करेंगे। धन्यवाद। जी। धन्यवाद। तो छोटा सा परिचय अगर अब आप अपने मुंह से हमारे श्रोताओं को दे दें। थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ अपना स्कूल से लेके। हम्म। जो बचपन है मेरा वो तो रामपुर में ही गुजरा है। जी, जी। रामपुर में मैंने बेसिक शिक्षा पढ़ी। जी। सरकारी स्कूल में मैंने रामपुर खाड़ी। खाड़ी रामपुर में। जी। किसी भी प्राइवेट स्कूल में मैंने शिक्षा नहीं ली है। जी, इसके बाद मैंने हाई स्कूल जो है भैंसियारों से किया है जी। जी, और उसके बाद 11th-12th जो है राजकीय इंटर कॉलेज चंबा से किया है। जी। जी, जी। लेकिन ये सारा चीज़ करने के साथ साथ मैं सामाजिक कामों में काफ़ी सक्रिय रहा। वो फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले जो है पारंपरिक बीजों को लेके आराकोट अस्कोट यात्रा में रहा। जी। तो उसमें पापा लोगों के साथ उस समय हमने धान की करीबन 328 किस्में इकट्ठी करी थी उस यात्रा के दौरान। जी। और उस यात्रा से मैं काफ़ी मतलब प्रभावित हुआ और उसकी वजह से मैंने जो है स्कूल लेवल पे भी वो प्रोजेक्ट बनाया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे और फाइनली मैंने राष्ट्रीय लेवल पे वो प्रेजेंट किया। लेकिन उसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस था जी। कि क्या आपका प्रोजेक्ट है। उसमें एक बहुत सारी टीम्स प्रेजेंट करती थी और किसी एक या दो टीम को वो सिलेक्ट करती है। तो उसको लेके भी मैंने राष्ट्रीय लेवल पे जो है प्रेजेंट कर रखा हूँ, तो उसका इम्पैक्ट रहा।
फिर धीरे धीरे जो है मैंने जो है जब ग्रेजुएशन करता था तो हेमलवाणी में भी आता था, आपके राजेंद्र नेगी जी जो है इनसे मुलाकात होती रहती थी बहुत सारे सामाजिक इश्यूज पे, केवल मतलब बीजों को लेके या जो है चिपको आंदोलन को लेके या और भी जो वुमेन एम्पावरमेंट के आंदोलन चलते थे उनसे बातचीत होती रहती थी, नई नई बातें डिस्कस करते थे, नए नए आउटपुट सोचते थे, उनको कहीं इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं था लेकिन डिस्कशन हमारा चलता रहता था कि फ्यूचर में ये करेंगे। ये हमने सोचा भी नहीं था कि पीएचडी मैथमेटिक्स में करूंगा, कैरियर ये था कि ये एनवायरमेंटल फील्ड में काम, सोशल फील्ड में काम करेंगे। तो फिर जो है ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन के दौरान मेरे फादर की डेथ हो गई जी। तो मेरा मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों अच्छा ही था। उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में किया जी। और ऐसे ही मेरा HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, तो ऐसे ही मेरा भाई गेट का फॉर्म भरता रहता था तो मैंने भी भर दिया, उसी ने मेरे को इवन भरवाया फॉर्म और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद भी मैं फिर सोशल कामों में लगा रहा जी। एक बार इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंट्रल दिल्ली है, वहाँ मैंने बीच बचाओ आंदोलन को रिप्रेजेंट किया, वहाँ देश भर के किसान भी आए हुए थे जी। तो एक बार एक फॉरेन स्टूडेंट्स आया था ट्रिस्टन पार्ट्रिज, उसको भी मैंने डिजर्टेशन का काम करवाया था। उनका भी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे था। तो वो जो कहानी ये है कि जो गेट क्वालिफाई हो गया था उसके बाद मैं इन तरह के काम में आ गया। तो उम्मीद थी उस दौरान कि गेट क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि मतलब आपने उस सोच के साथ में गेट नहीं भरा था ना कि आप आगे इसमें करेंगे। ये तो नहीं भरा था, लेकिन मैंने 2-3 महीने पढ़ा काफी था तो लग रहा था जैसे पेपर हो गया था कि हाँ क्वालिफाई तो हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद ये नहीं था कि अब क्या करूं, मैं एडमिशन लूं नहीं लूं। तो मैं हेमलवाणी ही आया था, तो उस दिन यहाँ राजेंद्र जी बैठे हुए थे, मैंने कहा भाई क्या किया जाए, मुझे तो अभी इंटरनेट ये सब आता नहीं है। तो उन्होंने ही मेरा जो है चेक किया था कि एक NIT कुरुक्षेत्र का लास्ट डेट बचा हुआ था, तो उन्होंने ही फॉर्म निकाला, वो भर के मैं, क्योंकि लास्ट डेट था तो अगले दिन मैं कुरुक्षेत्र चले गया और उसको बाई हैंड जमा करके आया। अच्छा। और वहाँ फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आया और वहाँ सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने 4-5 साल PhD में लगाया 2009 से 2013 तक, और PhD थीसिस सबमिट करने के बाद अचानक जो है मैंने यहाँ अप्लाई भी किया था पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा लोकल है, मेरा घर के पास है, तो अप्लाई कर रखा था। तो यहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, तो उन्होंने इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन कर लिया, 2-3 राउंड जो उनके होते हैं। तो फिर मैंने पेट्रोलियम ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ धीरे धीरे रिसर्च करता रहता था, अपना टीचिंग भी करता रहता था, और इस तरह से आप आज इस तरह से जो है आज यहाँ जो है। तो एक अच्छा सफर आपका रहा है कि कहाँ आप एक सोशल मूवमेंट से जुड़े थे, और फिर आपकी एजुकेशन, और एक तरह से जुनूनी आप पहले से थे ही और प्रतिभावान भी हम ये कह सकते हैं आपकी कहानी सुनकर, मतलब बचपन की कहानी सुनकर कि आप हर जगह क्वालिफाई किया है, तो प्रतिभावान आप बिल्कुल थे ही। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ लगती है कि जो हम कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के या हमारे पैतृक गुण हमारे अंदर आते हैं कुछ ना कुछ, क्या उनका प्रभाव आपको कहीं पर देखने को मिलता है, जो आपके पिताजी के दिए हुए संस्कार की बात करें या उनका कार्य देखते हुए आपने जो सीखा हो? हाँ, जेनेटिकली तो होता ही होगा बिल्कुल। ये तो खैर साइंस भी बताती है, लेकिन जो इन्वायरमेंट मिला है हमें, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिला है। घर में जिस तरह की चीज़ें डिस्कस होती थी, बचपन से हम BBC सुनते रहे 10 साल तक, मतलब क्लास 3rd 4th से लेके अब 12th तक मैं BBC रोज सुनता रहा। तो देश दुनिया के बारे में जानना, और घर में तरह तरह की चीज़ें डिस्कस होना, तरह तरह के लोगों का आना, उनके साथ जो डिस्कशन होता था, उनसे जो नए विचार आते थे, उससे ज़रूर इम्प्रूवमेंट हुआ है। मुझे बोलने का जो भी मैं बोल पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं प्योरली एकेडमिकली होता, केवल ये मैथ्स पढ़ रहा होता, तो वो सारी चीजें मैं नहीं बोल सकता था जो मैं अभी बता सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बताया कि ये बात हम भी जानते हैं, अपने श्रोताओं को भी हम बताना चाहेंगे, आपसे भी इस तरह से इस एक तरह से इस सफ़र के दौरान हम कह सकते हैं कि बहुत से लोगों का आपके साथ मिलना जुलना हुआ। कुछ लोगों को आप हेमलवाणी के स्टेशन में भी लेके आए, जो हमारे इंडिया से बाहर के लोग जो आए हैं अपने रिसर्च के लिए या और किसी चीज़ के लिए आए हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो ये इस तरह से रिसर्च या अन्य कार्यों के लिए जो विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए, क्या उनसे कहीं ना कहीं हमारे लोग कुछ सीखते हैं या सीख पाते हैं, या आपको कुछ ऐसा हुआ है कि आप इतने सारे लोगों के साथ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम करते रहे, तो आपको सीखने को मिला उन लोगों से कुछ ना कुछ? उनसे तो जरूर मेरे को प्रेरणा मिली। मैंने पहले बताया जैसे कि आराकोट अस्कोट यात्रा जो हुई जी, उसमें पापा लोगों ने जो धान की किस्में इकट्ठी करी, तो वो एक टाइप का रिसर्च ही था। उसने मेरे लिए एक दरवाजे खोल दिए कि इस तरह से भी रिसर्च हो सकता है। और जो मैं राष्ट्रीय लेवल पे प्रेजेंट कर पाया वो उसी की वजह से था। उसी की वजह से मैं गांव में गया, लोगों से पूछने लगा आप पहले क्या उगाते थे, अब क्या चेंज आया, मंडुआ झंगोरा क्यों नहीं उगा रहे हो,
क्या बोलते हैं उसको, कंडाली की काफली क्यों नहीं बना जी, रहे हो, तो ये नए नए बीज जो आ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं, ये जो बीज बचाओ आंदोलन को लेके जब ये रिसर्च करने आए, या चिपको को लेके जब रिसर्च करने आए, तो दिमाग में ये बात हो गया कि हम लोग अपनी चीज़ों को उतना नहीं समझ रहे हैं, और जी। ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया से, एडिनबर्ग से, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से यहाँ आ रहे हैं रिसर्च करने के लिए। जी तो मुझे लगा कि हाँ, ये जो है कुछ ना कुछ हम मिस कर रहे हैं, हम लोगों को और ज़्यादा अपने जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल, और ये और रिसर्च हम भी कर सकते हैं। आपका हिमलवाणी करता भी है जागरूक। आपको भी मैं जगह जगह जाता हूँ, आप जगह जगह आपके इंटरव्यूज रहते हैं, तो वो भी सोशल एम्पावरमेंट के हैं। तो ऐसा है, कुछ लोग जागृत हो रहे हैं, कुछ आपको करते रहेंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये तो जब आपने ये सारी चीज़ें की तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि किसी रिसर्च करने के लिए या किसी भी सर्वे या हम बोले या किसी चीज़ को करने के लिए आप कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ाई करके आते हैं, तो आपको लगता है कि जो अनुभव हमें सिखाता है वो कहीं पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं अभी रिसर्च कर पा रहा हूँ, जी ये मेरा पास्ट का ही अनुभव है। चाहे वो बीज बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ाव रहा, वो भी कुछ काम तो वो आंदोलन वाले करते थे, कुछ काम वो रिसर्च वाले करते थे। रिसर्च वाले इन द सेंस कि किस तरह से कंपैरिजन करते थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह से बेस्ट है, तो कंपैरेटिव स्टडी होती थी। तो ऐसे बहुत सारे कंपैरेटिव उनकी स्टडी हैं जिसने मेरे को इन्फ्लुएंस किया। किस तरह से आप जो है, अनुभव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल पढ़ना तो है ही अपनी जगह, लेकिन अनुभव भी एक अनुभव बहुत कुछ सिखाता बहुत है, कुछ और सिखाता कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती है कि सीखने वाला हर एक छोटी चीज़ से भी सीख लेता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अभी बतौर प्रोफेसर आप वहाँ पर हैं, तो कितने साल का ये अनुभव हो गया है लगभग, कि कितने साल से आप वहाँ पर कार्यरत हैं? 2013 में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर। जी और अभी करंटली मैं सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ वहाँ पे। जी मतलब टीचिंग तो हम करते ही हैं, बिल्कुल। बीटेक स्टूडेंट्स को, बीएससी स्टूडेंट्स को, अभी एमएससी को भी करते हैं। हम्म, इसके अलावा कुछ रिसर्च को, पीएचडी स्टूडेंट्स को रिसर्च भी करवा रहे हैं। जी जी तो ये जो 8-10 सालों में, इसके अलावा हमारे सोशल लोगों के साथ इंटरेक्शन भी रहा, ऐसा नहीं कि वो भी रहा। तो मतलब अब ये प्रोफेशनल हो गया कि आप एक प्रोफेसर हैं, लेकिन क्या इसके साथ साथ जो आपका शुरू में एक सपना था कि आप सोशल फील्ड में ज़्यादा काम करेंगे या ज़्यादा जाएंगे, तो क्या उस तरफ आपको लगता है कि आप जा पा रहे हैं, या आप कर पा रहे हैं, या समय दे पा रहे हैं? उतना तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जैसे आप जैसे लोग जैसे ही मुझे जो है इनकरेज करते हैं, तो मुझे ज़रूर प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मैं इस तरह का काम करूँ। और कुछ कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी पर्यावरण से जुड़े आ रहे हैं। हमारे एक जयंत बंदोपाध्याय जी हैं, जिनका बहुत ही अच्छा काम है ग्लोबल वार्मिंग पे, तो वो भी इन्फ्लुएंस करते रहते। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है, धूम सिंह नेगी जी हैं, विजय जरदारी जी हैं, तो इनका काम जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, राजेंद्र नेगी जी जा रहे हैं कहीं पे, अभी इन्होंने वन को लेके इनको कुछ सम्मान मिला, तो ये सारी चीज़ें मुझे और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। जी तो फिर मैं कुछ टाइम देता हूँ ज़रूर हूँ उसको लिए। बिल्कुल। ये सब चीज़ चलती ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपका थोड़ा सा हम पारिवारिक परिचय भी जानना चाहेंगे। शुरू में आपने बताया आप भाई गेट का पेपर भरते थे और आप उनके साथ भरते थे, तो कितने भाई बहन हैं, परिवार में अभी कौन कौन लोग हैं? आ, दो दो भाई हैं हम, एक बहन है। जी बहन की भी शादी हो रखी है, और भाई की भी हो रखी है, जी और मेरी भी शादी हो रखी है, और एक छोटा बेबी है। जी। हम्म। और माता जी? माता जी तो हैं। जी हाँ जी। तो पारिवारिक परिचय ये हुआ। धर्म पत्नी जी के बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या करती हैं, गृहिणी हैं या अन्य कुछ कार्य? मेरी जो धर्म पत्नी है, उन्होंने जो है BAMS किया है आयुर्वेदा में। थोड़ा सा अगर नाम तो बता देंगे तो उनको सीमा, भी सुन के अच्छा हाँ, लगेगा। सीमा पंवार उसका नाम है। जी और जब से मेरी शादी हुई है, तब से मैं लगभग एलोपैथिक दवाइयों का यूज करना बंद कर दिया हूँ। उसी से मैं बोलता रहता हूँ, इसका आयुर्वेदिक दवाई दो, इसका आयुर्वेदिक दवाई दो, तो मुझे अच्छा। बहुत हेल्प मिलता है, बहुत अच्छा है। मैं औरों को भी बोलता हूँ कि आप जो देश की दवाइयाँ हैं, नेचुरल दवाइयाँ हैं, इनको यूज करें, एलोपैथिक का यूज कम से कम करें, जी अपने जी जीवन को सुरक्षित रखें। बिल्कुल। तो अभी जो एक दुनिया के टॉप साइंटिस्ट में 2% टॉप साइंटिस्ट में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आपका नाम निकाला है सूची में, तो वो किस बेसिस पे निकाला? आपने बताया आप रिसर्चेस करते हैं, तो कितने रिसर्च लगभग आपने अभी तक कर लिए हैं? मेरे अभी आसपास 55 के आसपास रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए हैं। जी अभी रिसेंटली मेरा एक पब्लिकेशन बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल में आया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ, जर्नल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से मैं पहला ही हूँ जिनका UPS एफिलिएशन से वो पेपर आया है। जी तो पेपर्स जो मैंने किए हैं, जी इसी के बेसिस पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वो लिस्ट बनाया है। तो मेरा जो और लोगों का 2% में आया है, मेरा उनसे थोड़ा सा डिफरेंट काम इसलिए है
कि मेरा जो ज्यादातर काम है वो सिंगल ऑथर्ड है। सिंगल ऑथर्ड आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल मैं आप खुद ही मैंने उसमें सब हाँ कुछ मैंने करते हैं। अकेला ही उसमें लिखा है, मैंने कोई ग्रुप नहीं है मेरा, हम्म। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें जुड़े नहीं हैं। हम्म। तो ये मेरा मतलब पॉजिटिव चीज़ मैं अपने लिए मान रहा हूँ कि मैं अपने को इस तरह का काम कर पाया कि बिना ग्रुप के जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आ पाया, ये मुझे एक अच्छा चीज़ लगा। ये अचीवमेंट है आपकी। हाँ जी। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा कहीं ना कहीं कि यदि आप सिंगल ऑथर कोई रिसर्च कर रहे हैं और यदि आपके पास टीम होती या आप किसी ग्रुप के साथ में काम कर रहे होते तो आपको फंडिंग रिलेटेड या आपको काम बांटने संबंधी कुछ ऐसी इस तरह हाँ की हेल्प मिल पाती? उस तरह की हेल्प मिल पाती है। अगर जेन्युइन मुझे टीम मिल जाए तो बहुत सारी फ्यूचर में फंडिंग के लिए मुझे हेल्प मिलेगी, हम्म। और जो रिसर्च क्वालिटी जो अभी मैं कर रहा हूँ उसको और अच्छे लेवल तक मैं ला पाऊंगा। लेकिन उसमें यही है कि एक अच्छी टीम मिलना बड़ा मुश्किल रहता है। अगर मुझे अच्छी टीम मिलेगी तो डेफिनेटली मैं एक ग्रुप में काम करूंगा। बिल्कुल, यानी कि टीम को चुनने के लिए भी फिर आपको थोड़ा हाँ समय देना। थोड़ा समय देना पड़ेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है कि साथ में कर लो, ये कर लो, तो मैं बहुत बचता हूँ क्योंकि मैं पहले थोड़ा खुद रिसर्च करना चाहता हूँ टीम पे, जी। क्योंकि टीम अच्छी होगी तभी अच्छा होगा। अगर टीम में थोड़ा भी कमजोर हुआ तो क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे आप किस तरह से मतलब अपने फ्यूचर को देखते हैं? आगे तो मेरा यही है कि जो अभी अपने फील्ड में मैं कर रहा हूँ, मेरा जो फ्लूइड मैकेनिक्स में रिसर्च है वो बेसिकली अभी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को लेके था, कि ज़्यादातर जो है हार्ड डिस्क ड्राइव की सीलिंग में या डिफरेंट टाइप के, और बोल सकते हैं आप डैम्पिंग सिस्टम में यूज होता है, और वो सारा थ्योरेटिकल वर्क है। दूसरा मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये चाह रहा हूँ कि अब मैं जो है कुछ मेडिकल फील्ड में काम करूँ। जैसे मेरा जो जिस पे मैं काम करता हूँ वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में या ड्रग डिलीवरी में काम आता है, टारगेटिंग ड्रग पर्टिकुलर जगह में डालने के लिए। तो मैं या बायो सेंसर बनाने के लिए, तो मैं उस फील्ड में काम करना चाह रहा हूँ। और साथ ही मुझे एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल टीम की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी सारा मेरा थियोरेटिकल कंप्यूटेशनल वर्क है, अगर मुझे एक्सपेरिमेंटलिस्ट मिल जाएं तो बहुत अच्छा, मतलब मैं बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि तो वो टीम का क्या सोचते हैं आप? क्या आपको उत्तराखंड से ऐसे अपने टीम के लिए मेंबर्स उठाने हैं या आप इंटरनेशनली या ना नेशनली कुछ देख? मैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए मैं ये देख रहा हूँ जहाँ इस तरह की फैसिलिटी हो, वो यूनिवर्सिटीज से मैं टाई अप कर पाऊँ, तो वो एक्सपेरिमेंटल मेरा गैप बिल्कुल। पूरा हो सकता है। हमारी पूरे बलवानी परिवार की और सभी श्रोताओं की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आपके रिसर्च और आपके फ्यूचर की जो भी जितनी भी प्लानिंग्स हैं वो सब सक्सेसफुल हों, आप सफल हों, यही हम कामना करते हैं। तो अभी क्योंकि एक हम जो बात करें, एक युवा जो इस तरह से अपने फ्यूचर को देखता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है किसी लिस्ट में ना आए हों लेकिन संघर्षरत हैं। लेकिन आज के समय में देखें तो बहुत सारे युवा नशे की तरफ, और जो दूसरी तरह का नशा आ गया, एक शराब का नशा हमारे टाइम में मतलब हमारे पुराने टाइम में होता था, लेकिन आज के टाइम में दूसरी तरह का नशा अलग अलग तरह से हम उसे देख सकते हैं, उसकी तरफ ज्यादा जा रहा है। खास करके उस इन पहाड़ों का, चंबा बात करें, टिहरी बात करें, या आपके खाड़ी नागरी या आसपास की बात करें, तो वो युवा उस तरफ जाके अपना फ्यूचर एक तरह से बर्बाद कर रहा है और देश का भविष्य भी बर्बाद कर रहा है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक ये शराब की तरफ बात है, ये शराब जैसा इश्यू तो बहुत पहले से उत्तराखंड में चला है, क्योंकि वही लोग जो चिपको आंदोलन चला रहे थे उन्होंने शराबबंदी आंदोलन भी चलाया था, तो उस समय भी लोगों को जागृत किया था। अब आपने बताया कि नई तरह का नशा आ रहा है, नई तरह की चीज़ें, बाकी इवन जो ये सोशल मीडिया है इसमें भी बहुत सारा लोग समय, ये भी नशा ही है, ये भी एक नशा ही है, इसमें भी लोग खराब कर रहे हैं समय को। तो उसके लिए तो यही है कि हम जैसे आप जैसे संगठन हैं, इस तरह से और भी संगठन यहाँ बने और उनका काउंसलिंग हो प्रॉपर जगह में। जहाँ जहाँ गांव में ये दिक्कत है, इस तरह के सेमिनार अगर आप रेगुलर रूप में आयोजित करें, आप लोगों को मतलब सरकार सपोर्ट करे या और कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सपोर्ट करना चाहें, तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकता है। मतलब ये मैं चाहता हूँ इस तरह के संगठन और ज़्यादा बने, जिस तरह का आपका हेमल वाणी काम कर रहा है, तो इसको तब जाके कुछ हद तक काम किया जा सकता है। जी जी। फिर हम भी कुछ प्लानिंग बता सकते हैं। जब इस तरह के संगठन ज्यादा से ज्यादा बनेंगे तब कुछ डिस्कशन बुलाएंगे, तब प्लानिंग बन सकती है, वो एग्जीक्यूट होके अच्छा हो सकता है। जी जी। तो बहुत धन्यवाद हम आपका करेंगे अनुपम जी, और वास्तव में हमारे युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। तो बहुत धन्यवाद करेंगे अनुपम जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप भविष्य में खूब नाम कमाएं, खूब तरक्की करें, यही हम आशा उम्मीद करते हैं। आप आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और स्टूडियो में अपना समय आपने हमें इस कार्यक्रम के लिए दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।